नमस्कार दोस्तों। आज अपन पादप जगत की अंतिम क्लास लेके आए हैं जिसमें अपन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फेनेरोगैम्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हमने शुरुआत की क्लास में आपको बताया कि प्लांट किंगडम जो है, पादप जो है, पादपों का वर्गीकरण हमने किया और उसमें हमने कहा कि क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स दो प्रकार के पादप होते हैं। क्रिप्टोगैम्स को फिर से हमने डिवाइड किया तो उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, और फेनेरोगैम्स को डिवाइड किया तो उसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। दो क्लास ऑलरेडी पादप जगत की हो चुकी है, जिसमें एक क्लास में हमने सबसे पहले जो है वो थैलोफाइटा यानी कि एल्गी के बारे में हमने पढ़ा। फिर दूसरी क्लास में हमने ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को कंप्लीट किया, जिससे क्रिप्टोगैम्स यानी कि अपुष्पीय पादप जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए। आज की क्लास में अपन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो कि दोनों ही फेनेरोगैम्स हैं, पुष्पीय पादप हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है उनको पूरा कवर करेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा सहूलियत रहे, आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी रहे। इस प्रकार से कुछ चीजें मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले अपन जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, फिर अपन एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे क्योंकि अपन कैसे चल रहे हैं, प्रीमिटिव से एडवांस की तरफ चल रहे हैं। तो जो एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस प्रकार के प्लांट हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं। तो सबसे लास्ट में अपन एंजियोस्पर्म के बारे में जानेंगे। आज की क्लास का ड्यूरेशन 1 घंटे के आसपास रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। 1 घंटे में अपन इन दोनों को कवर कर लेंगे और आज इस क्लास के साथ पादप जगत अपना कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, है ना। मॉर्फोलॉजी के अंदर अपन को क्या पढ़ना है, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, यही पढ़ने हैं। फिर एनाटॉमी के अंदर अपन को उत्तक पढ़ने हैं, पादप उत्तक, है ना, उत्तक तंत्र यानी कि टिश्यू सिस्टम और एक सेकेंडरी ग्रोथ, ये अपन को एनाटॉमी में पढ़ना है। फिर अपने पास एक तो प्लांट फिजियोलॉजी और एक इकोलॉजी बचेगा। ठीक है, तो ज्यादा सिलेबस अब नहीं बचा है। क्लासें मैं अगर डालना शुरू कर दूंगा ना तो धड़ाधड़ करवा दूंगा। ठीक है, वो कुछ काम हो जाता है जिसकी वजह से नहीं डाल पाते हैं, है ना। कुछ ना कुछ तो ऐसी समस्या होती है जिसकी वजह से ही नहीं डाल पाते हैं। बाकी तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी क्लासेस डिले हो, आपको मैं वेट करवाऊं, ऐसा मेरा कोई जो है वो इंटेंशन नहीं है। कुछ ना कुछ कारण हो जाते हैं जिनकी वजह से नहीं डाल पाते हैं। अब वो कारण क्या होते हैं वो तो मुझे पता है। अब देखो, शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म, मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा। अपन पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, एक मिनट, ये तो आपको पता ही है कि फेनेरोगैम्स जो होते हैं, फेनेरोगैम्स यानी कि पुष्पीय पादप, फेनेरोगैम्स यानी कि पुष्पीय पादप। फेनेरोगैम्स दो प्रकार के हो जाएंगे, एक जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जिसको अपन कहते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, और दूसरा हो जाएंगे एंजियोस्पर्म जिसको अपन कहेंगे आवृत बीजी। ये चीज तो आपको पता ही है, नहीं तो पता ही नहीं मैंने, कि फेनेरोगैम्स पुष्प पादप में एक जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी और एक एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी। अब ये दोनों ही क्या है, बीजीय पादप है ना। अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी और आवृत बीजी, ये दोनों ही बीजीय पादप, पुष्पीय पादप भी है और दोनों ही कैसे पादप है, बीजीय पादप है। यानी कि इन दोनों पादपों के अंदर बीज बनता है। इन दोनों पादपों के अंदर क्या बनता है, बीज बनता है, सीड बनता है। अब इस सीड के बेसिस पे ये दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। भाई बीज तो दोनों में ही बनते हैं, एंजियोस्पर्म में बनेगा, जिम्नोस्पर्म में बनेगा, तो इन दोनों के अंदर अंतर कहां से करेंगे। अब बीज जो है ना, वो बीज को देखो, इसके अंदर जो बीज बनेगा जिम्नोस्पर्म में, उस बीज के ऊपर आवरण नहीं होगा, अनावृत बीजी, और एंजियोस्पर्म में आवृत बीजी यानी कि बीज के ऊपर आवरण होगा। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि बीज के ऊपर आवरण किसका होता है, फल का। भाई जैसे कि कोई भी आप एग्जांपल पकड़ो, जैसे कि पपीता है, तो पपीते को जब आप चीरोगे तो उसके अंदर से क्या करेंगे, बीज निकलेंगे, अंदर बीज होते हैं उसके। तो बीज के ऊपर फल होता है, यानी कि बीज के ऊपर जो आवरण होता है वही फल होता है। तो यहाँ पे तो बीज के ऊपर आवरण है ही नहीं, अनावृत बीजी, बीज के ऊपर आवरण नहीं है जबकि इसमें आवरण है। तो यानी कि सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये निकलता है कि जो अनावृत बीजी होते हैं इसमें बीज के ऊपर फल का अभाव होता है, बीज के ऊपर फल का अभाव होता है, जबकि इसमें बीज के ऊपर फल पाया जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं अपन, इसमें जो होते हैं वो नग्न बीज होते हैं। इसमें बीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, नग्न बीज होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, कवर्ड, ढके हुए बीज होते हैं। ठीक है, अब नग्न बीज होने का मतलब क्या है, इसमें जो है वो बीज पर फल का अभाव है, बीज पर फल का अभाव, बीज पर फल का अभाव, जबकि इसमें क्या होता है, बीज पर फल पाया जाता है, बीज पर फल प्रेजेंट, बीज पर फल पाया जाता है। अब एक चीज आपको पता है कि एक होता है बीजांड, बीजांड, और एक होता है अंडाशय। भाई आपने स्त्री केसर की संरचना देखी है, स्त्री केसर की संरचना कैसी होती है कि भाई कुछ इस तरह की संरचना होती है अपने स्त्री केसर की। ठीक है, तो यहाँ पे ये वृत्तिकाग्र, ये वृत्तिका, और ये अंडाशय, ये अंडाशय, और इस अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। ध्यान से समझना, ये स्त्री केसर की संरचना है, वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय, ये नीचे वाला जो फूला हुआ भाग है ये अंडाशय, और अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड, अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड। अब अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है, यानी कि निषेचन के बाद, निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, और जो बीजांड होता है ये बीज में परिवर्तित होता है। बीजांड किसमें, बीज में परिवर्तित। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं कि अंडाशय बाहर है मतलब फल बाहर होगा, और बीजांड अंदर है तो बीज अंदर बनेगा। समझ के बात को। तो ये एक अलग चैप्टर लगता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें बहुत डिटेल में दे रखा है, लेकिन अपने लेब असिस्टेंट के सिलेबस में नहीं है, तो मैं ज्यादा इसको टच नहीं करूंगा। ठीक है, नॉर्मली जो एनसीईआरटी के अंदर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में पॉइंट्स हैं मैं वही बताऊंगा, क्योंकि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म के ऊपर एक पूरा इसके रिप्रोडक्शन पे ही चैप्टर है, और बहुत बड़ा चैप्टर है ना, तो वो लेके बैठ जाए तो उसमें तो 10 क्लास में वो पूरा नहीं है। ठीक है, तो अपन नॉर्मल जो चीजें हमारे समझने में दिक्कत करेगी वो अपन थोड़ी थोड़ी बातें करते चलेंगे, लेकिन बात करेंगे। अब ये चीज आपको कंसेप्ट समझ पाया, बिल्कुल सर, अंडाशय है, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, और अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज बनता है। यानी कि यहाँ पे क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि इसमें बीजांड के ऊपर, यानी या बीजांड के ऊपर अंडाशय का अभाव या अंडाशय भित्ति का अभाव, एक ही बात है कि नहीं है, बताओ। बिल्कुल सर, एक ही बात है कि बीजांड से ही तो बीज बनता है, और अंडाशय ही तो, अंडाशय से ही तो क्या बनता है, फल बनता है। तो ये तो बात एक ही हुई ना, एक ही बात हुई कि नहीं हुई, बताओ। बिल्कुल एक ही बात हुई। तो ये कहो या ये कहो, कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको हर तरीके से समझा रहा हूं ताकि सवाल कैसे भी आ जाए अपन को कंफ्यूज नहीं होना। तो ये था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर बेसिक डिफरेंस, ये था इनके अंदर बेसिक डिफरेंस। ठीक है, समझ गए। अब ये जो है ना, अब देखो, ये दोनों ही, दोनों के अंदर ही सुविकसित सहमनीय उत्तक पाए जाते हैं, दोनों में ही, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, दोनों में ही सुविकसित सहमनीय उत्तक पाए जाते हैं, यानी कि वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम इनके अंदर पाए जाते हैं, सहमनीय उत्तक पाए जाते हैं। इसलिए ये क्या है, ट्रेक्योफाइट्स, ट्रेक्योफाइट्स, दोनों के अंदर क्या होते हैं, सहमनीय उत्तक पाए जाते हैं, इसलिए ये ट्रेक्योफाइट्स हैं, ये इनका कॉमन पॉइंट है। एक और कॉमन पॉइंट इसके अंदर ये हो जाएगा कि जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं, इन दोनों के अंदर स्वतंत्र रूप से युग्मोद्भिद अवस्था नहीं मिलेगी। एक होती है युग्मोद्भिद अवस्था, एक होती है बीजाणुद्भिद अवस्था, गैमेटोफाइटिक स्टेज, स्पोरोफाइटिक स्टेज। तो यहाँ पे जब हम शुरुआत वाले जो संघ पढ़ रहे थे, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तो उनके अंदर जो प्रभावी अवस्था थी वो युग्मोद्भिद अवस्था थी, जबकि इनके अंदर जो प्रभावी अवस्था होगी, जो डोमिनेंट फेज होगी, डोमिनेंट स्टेज होगी, वो यहाँ पे बीजाणुद्भिद अवस्था होगी, स्पोरोफाइटिक फेज होगी। युग्मोद्भिद अवस्था स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं रखती है, किन के अंदर, इन फेनेरोगैम्स के अंदर। तो ये बात भी आपको लिखनी है कि इन दोनों में, इन दोनों में स्वतंत्र रूप से युग्मोद्भिद अवस्था, युग्मोद्भिद अवस्था नहीं पाई जाती।
ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर। पहले हमने क्या देखा कि भाई आज हम पढ़ेंगे फेनेरोगेम्स यानी कि पुष्पीय पादप। अब फेनेरोगेम्स होते कौन से हैं सर? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? इनके हिंदी वाले नाम देखोगे आराम से समझ आ जाएगा। अनावृत बीजी, बीज के ऊपर आवरण नहीं है मतलब बीज के ऊपर फल का अभाव, और आवृत बीजी यानी कि बीज के ऊपर फल पाया जाता है। ये इनके अंदर बेसिक डिफरेंस। फिर इन दोनों के कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं? दोनों के अंदर पहली बात तो दोनों ही बीजीय पादप है, ये तो हमें समझ में आ गया। बीज तो दोनों के अंदर ही है, बट एक में बीज के ऊपर फल नहीं है, दूसरे में फल है। फिर एक हमने कॉमन चीज ये पढ़ी कि दोनों के अंदर ही सुविकसित सहवन्य ऊतक पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे पाए जाते हैं। और तीसरी बात हमने इनमें की कि इनके अंदर दोनों के अंदर ही स्वतंत्र रूप से युग्मोद्भिद अवस्था नहीं है, गैमेटोफाइटिक स्टेज नहीं मिलेगी। स्वतंत्र रूप से हो सकता है, डिपेंड उनके ऊपर हो सकती है कि भाई बीजाणुभिद जो अवस्था है उसके ऊपर ये डिपेंड रह जाए, लेकिन स्वतंत्र रूप से इसका अस्तित्व नहीं है। तो ये इनके अंदर पहले आप लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन किसकी बात करेंगे? जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, ठीक है। अब अपन जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, पहले इतनी चीजें आप लिखो। मिटाओ इसको, चल। जिम्नोस्पर्म, अब अपन पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। हेडिंग लगा दीजिए जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म, सबसे पहली बात इसके अंदर जो आपको ध्यान में रखनी है, जिम्नोस्पर्म में ये पहले बीजीय पादप है, पहले बीजीय पादप, पहले बीजीय पादप है, लेकिन बीज पर फल का अभाव होता है। पहला पॉइंट, पहले बीजीय पादप लेकिन बीज पर फल का अभाव होता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर लंबे से लंबा वृक्ष पाया जा सकता है और छोटे से छोटा वृक्ष पाया जाता है, यानी कि इनके अंदर हाइट के अंदर काफी वेरिएशन देखने को मिलता है। एक होता है रेडवुड ट्री, जो कि 100 मीटर की ऊंचाई तक फैला हो सकता है ना। और एक इसके अंदर जो है मतलब लंबे से लंबा वृक्ष और छोटे से छोटा वृक्ष इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ा वृक्ष जो होता है, इसके पौधों की हाइट में काफी अंतर देखने को मिलता है। सबसे बड़ा जो जिम्नोस्पर्म है, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म, उसका नाम है सिकोया, सिकोया, जिसको अपन रेडवुड ट्री कहते हैं, रेडवुड ट्री। और सबसे छोटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेमिया, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा हो जाएगा? जेमिया। ये इनके अंदर याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पादप सिकोया या रेडवुड ट्री, और सबसे छोटा पादप जेमिया। ये हाइट के अंदर काफी वेरिएशन देखने को मिलती है। अब ये देखो, ये तो हमें समझ में आ गया कि सिकोया, जेमिया ये जिम्नोस्पर्म के पादप है, लेकिन दो एग्जाम्पल ऐसे हैं, जिम्नोस्पर्म नाम आपके दिमाग में आते ही वो प्लांट आपके दिमाग में आने चाहिए। कौन से दो प्लांट है? एक पाइनस और दूसरा साइकस, एक पाइनस दूसरा साइकस। अगर जिम्नोस्पर्म की बात हो तो पाइनस और साइकस आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होने चाहिए कि जिम्नोस्पर्म मतलब पाइनस और साइकस, जिम्नोस्पर्म मतलब
पाइनस और साइकस। और कोई एग्जाम्पल याद हो ना हो, पाइनस और साइकस याद होने ही चाहिए। ठीक है, क्यों होने चाहिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन ये देख चुके हैं कि इसके पौधों में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। किसके अंदर? ऊंचाई के अंदर। ठीक है, अब अपन अगर इसके अंदर बात करें, अब देखो पौधे के अंदर क्या होता है सर? पौधे के अंदर एक होती है जड़, एक होता है तना और एक होती है पत्ती। तीन चीजें होती है, जड़, तना, पत्ती। अपन एक एक करके सबकी बात करते हैं कि भाई जिम्नोस्पर्म के अंदर जड़ कैसी होती है, तना क्या होता है, पत्ती कैसी होती है, यही तो होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जिम्नोस्पर्म पहले बीज पादप, बीज पर फल का अभाव। फिर जिम्नोस्पर्म के अंदर भाई वैरायटी देखने को मिलती है ऊंचाई में। कुछ वृक्ष बहुत बड़े बड़े होते हैं, कुछ वृक्ष छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि जेमिया छोटा होता है, सिकोया बहुत बड़ा होता है, रेनबो ट्री। ये दो चीजें हमने देखी। अब जिम्नोस्पर्म एक प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या होता है? जड़, तना, पत्ती, यही तो चीज होती है। अगर हम बात करें इसके अंदर जड़ की, अगर अपन बात करें इसमें रूट की, तो रूट जो है वो इसके अंदर कैसी देखने को मिलेगी? मुसला जड़ तंत्र, मुसला जड़ तंत्र, यानी कि टेप रूट सिस्टम, टेप रूट सिस्टम। ध्यान से समझते जाना, बहुत आसान। मैंने कहा इनके अंदर जो जड़ है वो जड़ कैसे दिखेगी? टेप रूट सिस्टम। टेप रूट सिस्टम क्या होता है? जब अपन प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे उसमें एक टॉपिक लगेगा जड़, रूट, उस समय बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि टेप रूट सिस्टम में ये जमीन का आधारी भाग है। मान लो ये जमीन है, इस जमीन से नीचे एक मुख्य जड़ निकली हुई रहती है और इससे फिर पास में जड़ें निकलती है। ये तो ये जो प्रकार का होता है ये टेप रूट सिस्टम होता है। ये क्या होता है? टेप रूट सिस्टम। मतलब जमीन जो है उसके नीचे एक मुख्य जड़ निकलती है, फिर उससे जो है वो अन्य पास में जड़ें निकलती है, तो उसको बोलते हैं टेप रूट सिस्टम। तो जिम्नोस्पर्म के जो पादप होते हैं, जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं, उनमें कैसा जड़ तंत्र देखने को मिलता है? मुसला जड़ तंत्र या फिर टेप रूट सिस्टम अपन कह सकते हैं। ठीक है, मुसला जड़ तंत्र या फिर टेप रूट सिस्टम अपन कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब देखो, अब जड़ के अंदर ही पहला पॉइंट है साइकस। साइकस में, साइकस की जड़ों में बीजीए, बीजीए क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइकस की जड़ों में बीजीए या साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और ये जो जड़ें हैं, इन जड़ों को प्रवाल जड़ें या कोरेलॉइड रूट कहते हैं। समझ गए बात को? सबसे पहले जड़ तंत्र मुसला प्रकार का, फिर साइकस के अंदर जो जड़ें हैं उसके साथ बीजीए रहता है। साइकस की जड़ों के साथ बीजीए जो है वो रहता है, और बीजीए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। तो ये जो इस प्रकार की जड़ें हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, उसको हम प्रवालाभ जड़ें कहते हैं। तो आपसे पूछ ले प्रवालाभ जड़ें किसमें पाई जाती हैं? साइकस में, है ना। कोरेलॉइड रूट किसमें मिलेगी? साइकस में। सी से साइकस, सी से कोरेलॉइड रूट, याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात पाइनस की अगर मैं बात करूं, पाइनस, मैंने कहा ना दो एग्जांपल तो आपको याद रखने ही रखने, एक तो साइकस और एक पाइनस, अभी तो और आएंगे। पाइनस की जड़ें कवक के साथ सहजीवन संबंध दर्शाती, सहजीवन संबंध दर्शाती। और इस प्रकार की जड़ों को अपन क्या कहते हैं? कवक मूल या माइकोराइजा, कवक मूल या माइकोराइजा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको जड़ के अंदर तीन बातें याद रखनी है। कौन कौन सी तीन बातें सर? पहली बात, जड़ जो है वो मुसला प्रकार की होगी, टेप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा जिम्नोस्पर्म।
दूसरी बात हम बात करेंगे साइकस और पाइनस की। साइकस के अंदर याद रखना सी से साइकस, सी से कोरेलॉइड रूट, यानी कि साइकस में कोरेलॉइड रूट या प्रवाल जड़ें पाई जाती हैं। क्या होता है इनमें? साइकस की जड़ों में बीजीए पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, जो इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। बात करें पाइनस की, तो पाइनस की जड़ों के साथ कवक रहते हैं, सहजीवन संबंध दर्शाते हैं, और इसको अपन कहते हैं कवक मूल या माइकोराइजा। समझ गए बातों को? इतनी बातें अगर आप समझ गए तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमने जड़ पढ़ लिया, अब अपन पत्ती के बारे में, लीफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन तन्ने के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जड़ हमने पढ़ ली। बताओ इसको। चल, अब अपन पढ़ेंगे पत्ती के बारे में। अपन जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे, जिम्नोस्पर्म पत्तियां। अगर मैं बात करूं लीव्स की, इनमें सरल व संयुक्त प्रकार की पत्तियां होती है। सरल व संयुक्त प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। अब आप कहेंगे सर पत्तियां सरल और संयुक्त तो समझ में नहीं आया, तो फिर से वही बात, जब अपन प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक लगेगा पत्ती, उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए ध्यान में रखेंगे कि सरल और संयुक्त प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, लेकिन ध्यान में रखना साइकस को, स्पेशली साइकस में पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की होती है, हस्ताकार और पिच्छाकार। तो साइकस में पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां होती है, संयुक्त पत्तियां पाई जाती है। रख लोगे याद? साइकस और पाइनस तो मैंने वैसे पहले ही बोल दिया, दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए, और हो भी जाएगा लास्ट तक देखना। ठीक है, तो पत्तियों की बात होगी भाई। पत्तियां इसमें सरल प्रकार की भी हो सकती है, सिंपल लीफ भी हो सकती है, कंपाउंड लीफ भी हो सकती है। अब संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की हो सकती है, हस्ताकार, पिच्छाकार। तो साइकस में पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां मिलती हैं। साइकस में कैसी मिलती है? पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां मिलती हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर तने की, स्टेम की, तो तना जो है वो इसमें साकित भी हो सकता है। तना साकित यानी कि ब्रांच्ड भी हो सकता है और नॉन ब्रांच्ड भी हो सकता है। अब तना साकित भी हो सकता है, तो साकित किसमें होता है? साकित होता है पाइनस में, तथा असाकित किसमें होता है? साइकस में। साकित तथा असाकित हो सकता है। बताओ, क्लियर था ना? सिंपल सी बात है। ब्रांच्ड स्टेम पाइनस में, अनब्रांच्ड साइकस में। तना दोनों प्रकार का हो सकता है, साकित भी होगा, असाकित भी होगा। साकित भी हो सकता है और असाकित भी हो सकता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसमें जनन की। अब क्या बात करेंगे? जनन की, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के जो सदस्य होते हैं, ये पादप विषम बीजाणु होते हैं। विषम बीजाणु होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के पादप कैसे होते हैं? विषम बीजाणुक होते हैं। विषम बीजाणु का मतलब इसमें दो प्रकार के स्पोर बनेंगे, दो प्रकार के बीजाणु बनेंगे, दो प्रकार के बीजाणु बनेंगे। एक बनता है माइक्रोस्पोर और एक बनता है मेगास्पोर, यानी कि एक छोटा बीजाणु, लघु बीजाणु, एक गुरु बीजाणु। समझ गए? हेट्रोस्पोरिसिस, विषम बीजाणु, विषम का मतलब अलग अलग प्रकार के।
अगर आता सम बीजाणु यानी कि समान प्रकार के बीजाणु बनते हैं। यहाँ पे है विषम बीजाणु यानी कि अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं, दो अलग प्रकार के बीजाणु बनेंगे। ऑब्वियसली बात है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु चाहिए, एक नर एक मादा चाहिए। तो यहाँ पे दो अलग अलग चाहिए, दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, एक माइक्रोस्पोर एक मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु जो कि नर का होता है, और मेगास्पोर जो कि गुरु बीजाणु मादा का होता है। अब ये जो माइक्रोस्पोर होता है इससे आगे जाके बनता है नर शंकु, नर शंकु यानी कि मेल कौन, और इससे बनता है मादा शंकु, मादा शंकु। ठीक है, तो विषम बीजाणु का मतलब समझ पाए, दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए आप? अब देखो, ये जो मैंने लिखा ना नर शंकु व मादा शंकु, नर शंकु और मादा शंकु, इनके बारे में एक पॉइंट है, कहां पे लिखूं? ऊपर वाला मिटा दो, पत्तियां और तना तो हो गया, ये तो हो गया होगा, लिख लो इसको, नहीं लिखा तो। अब देखो, आपको इसके नीचे लिखना है जस्ट कि नर और मादा शंकु, नर व मादा शंकु एक ही पादप पर, जिसमें एग्जांपल है पाइनस, व एक ही पादप पर या अलग अलग पादप, जिसका एग्जांपल साइकस, अलग अलग पादप पर मिल सकते हैं। यानी कि इसका मतलब समझो कि जो नर शंकु मादा शंकु है वो एक ही प्लांट में मिल सकता है, एक ही पौधे पर जो है वो नर शंकु और मादा शंकु दोनों पाए जा सकते हैं। तो ये कंडीशन तो मिलती है पाइनस में। या फिर हो सके कि एक प्लांट जो है उस पे नर शंकु मिल रहे हैं केवल, और दूसरे प्लांट पे मादा शंकु मिल रहे हैं। तो ये कंडीशन भी मिल सकती है कि अलग अलग पादपों पर नर और मादा शंकु मिले, तो वो हो जाएगी आपकी साइकस के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए? तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटा दो इसको, मिटा दो। चलो, अब अपन को क्या देखना है? अब अपन को करना है जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण। जिम्नोस्पर्म को अपन तीन भागों में बांटेंगे, जिम्नोस्पर्म को अपन तीन भागों में बांटेंगे। जिम्नोस्पर्म को अपन तीन भागों में बांटेंगे। अब देखो, एक चीज समझो, इसके अंदर जो है वो जनन होता कैसे है, ध्यान से समझना, इसमें जनन होता कैसे है। तो सबसे पहले मैंने आपको स्त्री केसर की संरचना समझाई। स्त्री केसर में ऊपर वृत्तिकाग्र, फिर नीचे वृत्तिका, फिर अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड। क्या होता है? बीजांड। अब उस बीजांड के अंदर, बीजांड काय के अंदर बहुत सारी कोशिका होती है, उसमें से बीजांड काय की एक कोशिका बड़ी हो जाती है और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। किसकी तरह? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह काम करती है। और उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ध्यान से समझना इस प्रोसेस को। सबसे पहले बीजांड काय की एक कोशिका बड़ी हो जाती है, ग्रोथ करके, वृद्धि करके बड़ी हो जाती है आकार में, उसको अपन नाम दे देते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। यानी कि गुरु बीजाणु जिससे बनेंगे तो वो मात्र कोशिका हो जाएगी, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। उसके अंदर हो जाएगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन।
अब उस अर्धसूत्री विभाजन से उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, 4 मेगा स्पोर का निर्माण होता है। उन 4 गुरु बीजाणु में से 3 गुरु बीजाणु तो नष्ट हो जाते हैं, 3 गुरु बीजाणु तो समाप्त हो जाते हैं। एक जो बचता है, जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, उसमें वापस क्या होता है, माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है और उससे जो है वो भ्रूण कोष का निर्माण होता है या अपन के मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। वो जो भ्रूण कोष है, फिर फाइनली जो नर युग्मक होगा, नर युग्मोद्भिद होगा, यानी कि जो पराग कण है वो वृत्तिकाग्र पर गिरेगा, वृत्तिकाग्र पर अंकुरित होगा, यानी कि उसमें पराग नलिका निकलेगी, फिर वो पराग नलिका वृत्तिकाग्र से वृत्तिका में वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंचती है, अंडाशय में प्रवेश करती है और अंडाशय के अंदर बीजांड में प्रवेश करेगी और फाइनली उस मादा युग्मोद्भिद के अंदर वहां पे अपने स्पर्म को डाल देगी। ठीक है, फाइनली वहां पे अपनी स्पर्म को डाल देगी और उससे जो है वो क्या हो जाएगा, आपका फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो गया। तो ये चीज आपको समझनी है कि बीजांड काय में, बीजांड काय की एक कोशिका बड़ी होकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। इसमें किसमें, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं तथा एक जो बचता है क्रियात्मक गुरु बीजाणु, एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु होता है जिसमें समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है और इससे मादा युग्मोद्भिद, मादा युग्मोद्भिद जिसको अपन कहते हैं भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। ठीक है, भ्रूण कोश को इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक, और गुरु बीजाणु को कहते हैं मेगास्पोर। ठीक है, समझ गए ये प्रोसेस क्या है, समझ गए? चलो अब अपन करेंगे इनका वर्गीकरण, लिख लो इसको। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। वर्गीकरण एक इसमें फैमिली हो जाएगी साइकेडेल्स, गिंगोएल्स और कॉनिफेरस। साइकेडेल्स, गिंगोएल्स और कॉनिफेरस, ये 3 फैमिली हो जाएगी। वर्गीकरण करेंगे तो 3 भागों में बांटेंगे, साइकेडेल्स, गिंगोएल्स, कॉनिफेरस। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देखो इनमें आते कौन कौन है। साइकोडेल्स में नाम से पता चल रहा है साइकोसाइड, गिंगोएल्स में एक ही सदस्य बचा हुआ, बाकी सारे विलुप्त हो गए, गिंगो बाइलोबा, गिंगो बाइलोबा, गिंगो बाइलोबा। और कॉनिफेरस में कौन आ जाएगा, पाइनस, पाइनस, क्रिसमस, क्रिसमस ट्री जो होता है ना वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएंगे, यानी कि शंकुधारी वृक्ष इसमें आ जाते हैं। इसमें कौन आ जाएंगे,
शंकुधारी वृक्ष जितने भी होते हैं वो इसमें आते हैं। तो ये इसका वर्गीकरण है कि इसमें 3 भागों में अपन बांट देते हैं, साइकेडेल्स में साइकस, गिंगोएल्स में गिंगो बाइलोबा और कॉनिफेरस में पाइनस और क्रिसमस। ठीक है, अब ये गिंगोएल्स जो हैं ये इन दोनों के बीच की योजक कड़ी है। ठीक है, तो ये साइकेडेल्स व कॉनिफेरस के बीच की योजक कड़ी यानी कि दोनों को जोड़ती है। ठीक है, इसका गिंगो बाइलोबा एकमात्र जीवित सदस्य है, एकमात्र जीवित सदस्य, बाकी सारे सदस्य विलुप्त हो चुके हैं, एकमात्र जीवित सदस्य इसका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब साइकेडेल्स के अंदर ध्यान रखना, ये जो पादप होते हैं इनके अंदर केवल इनमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। कितने? 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। बीज होता है ना, बीज, उसमें पाए जाते हैं बीज पत्र, है ना, कोटिलिडोन्स जिसको अपन कहते हैं। तो इनके अंदर 2 बीज पत्र देखने को मिलते हैं, जबकि इनमें बहुत सारे बीज पत्र होते हैं, बहुत सारे बीज पत्र। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले पाइनस के अंदर कितने बीज पत्र होते हैं? बहुत सारे, मैनी। ठीक है, बहुत सारे कोटिलिडोन्स होते हैं, जबकि साइकस में 2 बीज पत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब कुछ और बात है, जैसे कि साइकस की अगर मैं बात करूं, एक तो ये इसमें 2 बीज पत्र होते हैं, दूसरा अगर आपको ध्यान में रखना है तो साइकस में सबसे बड़ा नर शंकु, नर युग्मक, मादा युग्मक पाया जाता है, लेकिन मादा शंकु अनुपस्थित रहता है, मादा शंकु नहीं पाया जाता। मादा शंकु तो होता ही नहीं है, बाकी नर शंकु, नर युग्मक, मादा युग्मक ये पाए जाते हैं, सबसे बड़े इसी में पाए जाते हैं, साइकस में। तो ये इसकी एक विशेष फीचर आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं पाइनस की, तो पाइनस में विंग्ड सीड और विंग्ड पोलन पाए जाते हैं, विंग्ड सीड और विंग्ड पोलन पाए जाते हैं। पोलन मतलब परागकण और सीड मतलब बीज, विंग्ड सीड और विंग्ड पोलन पाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने केवल साइकस और पाइनस के इर्द गिर्द ही देखी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी चीजें हमने सिर्फ साइकस और पाइनस के इर्द गिर्द देखी। ठीक है, और अगर मैं पाइनस की बात करूं तो पाइनस के बीज जो है, के बीज भूनकर खाए जाते हैं, पाइनस के बीज को भूनकर खाए जाते हैं, और इनको अपन नाम दे देते हैं चिलगोजा। ये एग्जाम में सवाल आ सकता है, चिलगोजा। चिलगोजा क्या है? पाइनस के बीजों को भून करके खाया जाता है, जिसे चिलगोजा कहते हैं। ठीक है, तो ये था वर्गीकरण। अब एक चीज, 2 चीजें मतलब और बता दूं। एक तो आपको ध्यान रखना इफेड्रा, इफेड्रा, इफेड्रा जो है ना ये एक लता है। ये क्या है? एक लता है, लता मतलब बेल, लता है जिससे इफेड्रिन औषधि प्राप्त होती है। इससे क्या मिलती है अपन को? इफेड्रिन औषधि। और इसका प्रयोग किया जाता है अस्थमा के इलाज में। इसका प्रयोग क्या किया जाता है? अस्थमा के इलाज में। दिख रहा है आपको? एक होता है टेक्सस, टेक्सस प्लांट या टेक्सस पादप। इस टेक्सस पादप की छाल से टैक्सोल औषधि मिलती है, टैक्सोल औषधि। इसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार। ये दोनों भी अलग से पॉइंट आपको डाल देने। एक तो इफेड्रा, इफेड्रा जो कि इफेड्रिन औषधि देती है और इससे अस्थमा का इलाज किया जाता है। एक होता है टेक्सस प्लांट, टेक्सस प्लांट से टैक्सोल प्राप्त किया जाता है, टेक्सस पादप की छाल से, और इसे कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये ओवरऑल आपका जिम्नोस्पर्म था। ठीक है, ये ओवरऑल जिम्नोस्पर्म के बारे में बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब आपको कैसी लगी ये तो मुझे आप बताएंगे, लेकिन जितनी चीजें हैं वो मैंने आपको सारी बता दी, सारी। ठीक है, अब आप इसके बाद एनसीईआरटी उठाना, विश्वास नहीं हो एनसीईआरटी उठाना।
एनसीईआरटी में एक भी पॉइंट, सिंगल पॉइंट आपको बाहर से मिल जाए तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अरे कुछ नहीं, क्या कर पाओगे? मिलेगा ही नहीं, गारंटी है मिलेगा ही नहीं। देख लेना, आप ढूंढ लेना, ठीक है। तो ये आपका पूरा जिम्नोस्पर्म कवर है, जिम्नोस्पर्म कवर। अब अपन क्या पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म। मिटा दो इसको, बताओ। हमें मिटा दो, ठीक। इससे साफ करते हैं। एंजियोस्पर्म आवृत बीजी, आवृत बीजी यानी कि बीज के ऊपर आवरण पाया जाए, इन्हें अपन पुष्पीय पादप कहते हैं, पुष्पीय पादप कहते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो होता है इसमें सबसे बड़ा वृक्ष जो देखने को मिलता है, सबसे बड़ा वृक्ष वो होता है यूकलिप्टिस, यूकलिप्टिस। और सबसे छोटा वृक्ष जो देखने को मिलता है, सबसे छोटा यूकलिप्टिस सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? वुल्फिया। जेमिया तो किसमें था? जिम्नोस्पर्म में, यहां पे हो जाएगा वुल्फिया। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, जेमिया जिम्नोस्पर्म में, जेमिया जिम्नोस्पर्म में, और वुल्फिया अपने आप एंजियोस्पर्म आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो एंजियोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म, इसको अपन दो भागों में बांटेंगे। एक द्विबीजपत्री, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे डाइकोट, और एक इसको अपन बांटेंगे एक बीजपत्री, एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट। ये फिर से वही चीज है, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री। जो बीज होता है उसमें होते हैं बीज पत्र, है ना। तो वो जो बीज पत्र है उसकी संख्या के आधार पर हमने बांटा है कि बीज में अगर एक बीज पत्र है, एक कोटिलिडोन्स है तो एक बीज पत्री, और अगर दो बीज पत्र है तो वो द्विबीजपत्री। समझ गए? तो डाइकोट और मोनोकोट जो है वो बीज के अंदर जो बीज पत्र पाए जाते हैं उनकी संख्या के आधार पर हमने इनको डिवाइड किया, ठीक है। तो द्विबीजपत्री में क्या होगा? एक बीज में दो बीज पत्र पाए जाएंगे, दो बीज पत्र पाए जाते हैं, जबकि इसमें एक बीज में एक ही बीज पत्र होता है। बीज पत्र को इंग्लिश में कहते हैं कोटिलिडोन्स, कोटिलिडोन्स, ठीक है, कोटिलिडोन्स। स्पेलिंग गलत हो सकती है, आई डोंट नो, लेकिन कहते कोटिलिडोन, ये तो पक्का। अब एक बीजपत्री कौन से होते हैं? तो भाई जैसे कि गेहूं है, मक्का है, चावल है, ये क्या हो जाएंगे? एक बीजपत्री। इसमें सरसों है, यूकलिप्टिस है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है सबसे बड़ा ये वाला, ये सारे के सारे द्विबीजपत्री हो जाएंगे। अब देखो, आप कहेंगे सर एंजियोस्पर्म होते कौन से? तो जिन भी पादपों के ऊपर फूल दिखाई दे रहे हैं, जिन भी पादपों पे फल दिखाई दे रहे हैं, वो एंजियोस्पर्म है। पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल। जो भी आपके आसपास पादप है, उस पादप पे अगर आपको फूल दिखाई दे, आपको फल दिखाई दे, वो एंजियोस्पर्म। बाकी किसी में फल फूल नहीं होते हैं, केवल एंजियोस्पर्म में ही पुष्प और फल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपके आसपास जो भी पादप है, चाहे वो आम का हो, चाहे वो नीम का हो, कोई भी XYZ, वो एंजियोस्पर्म, वो आवृत बीजी, ठीक है। ये चीजें आप लिख लीजिए, सबसे बड़ा वृक्ष, सबसे छोटा वृक्ष, आवृत बीजी दो प्रकार के, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री,
क्यों कहते हैं इनको डाइकोट मोनोकोट, कारण और एग्जाम्पल। कोई नहीं पूछेगा एग्जाम्पल, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए लिख लो, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अब अपन आते हैं इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पे, इसके जनन के। ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। जनन, जनन एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में जनन पुष्प में होता है, यानी कि इसके अंदर जो लैंगिक संरचना है वो क्या है, पुष्प। पुष्प में ही नर जननांग व मादा जननांग पुष्प में ही पाए जाते, पुष्प में ही पाए जाते। यानी कि इसके अंदर जो जनन होगा वो पुष्प के अंदर होगा। यहाँ पे लैंगिक संरचना क्या है, पुष्प। जनन कहां पे होगा, पुष्प में, फूल में। फूल के अंदर ही नर जननांग होगा, फूल के अंदर ही मादा जननांग होगा, उसी के अंदर। नर जननांग इसमें क्या कहलाता है, इसमें जो नर जननांग होता है उसको अपन बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर कैसा होता है, स्ट्रक्चर देखेंगे आप सभी लोग कुछ इस तरह का। यहाँ पे ये जो वाला भाग है ऊपर वाला, इसको अपन कहते हैं परागकोश, और ये नीचे वाला जो भाग है इसको बोलते हैं तंतु या फिलामेंट। यानी कि नर जननांग पुंकेसर की संरचना अगर देखें तो इसकी संरचना ये है, ऊपर वाला भाग परागकोश और नीचे वाला भाग तंतु। इसके अंदर पाई जाती है लघु बीजाणुधानी। परागकोश जो है, इस परागकोश के अंदर क्या होती है, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। और इसी लघु बीजाणुधानी से पराग कणों का निर्माण होता है। इससे किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। क्या ये बात समझ पाए तुम, समझ पाए? इससे पराग कणों का निर्माण होता है, और ये पराग कण है, इसी को नर युग्मक कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसको सही लिख दूं, ये परागकोश, और परागकोश के अंदर है लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी से क्या बनते हैं, परागकण का निर्माण, परागकणों का निर्माण। और इन परागकणों को ही क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। ठीक है, समझ की बात। अब अगर मैं बात करूं मादा जननांग की, तो मादा जननांग क्या कहलाता है भाई, स्त्री केशर। क्या कहलाता है, स्त्री केशर। अगर मैं स्त्री केशर की संरचना दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीका का होता है। इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है वृत्तिकाग्र, वृत्तिकाग्र। ये वाली जो लंबी संरचना, नलिकाकार संरचना दिखाई दे रही है, वृत्तिकाग्र। और ये वाला पार्ट अंडाशय, और अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। समझ गए संरचना को? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई बताओ? ये अपना क्या है, फूल। ये क्या है, फूल। इसी फूल के अंदर आपका क्या है, इसी फूल के अंदर आपका ये वाला तो हो गया स्त्री केशर, और ये हो गए पुंकेसर। ठीक है, इनको अपन ने खोल के देखा है। ठीक है, इनको अपन ने ये देखा। तो ना पुंकेसर और स्त्री केशर की बेसिक संरचना समझ में आई। अब ये जो बीजांड है ना, इस बीजांड के अंदर मादा युग्मोद्भिद जो बनेगा वो क्या बनेगा, भ्रूण कोश बनेगा। अब भ्रूण कोश कैसे बनेगा ये चीज अपन को देखनी है। इसमें केवल इतनी देखनी, पुंकेसर यहाँ पे खत्म हो गया, परागकण बन गए। अब परागकण जो है वो वायु के द्वारा उड़ा लिए जाएंगे, परागकण कहते हैं जिसको।
है ना। परागण क्या होता है, परागकणों को वायु द्वारा उड़ा करके इसकी वर्तिकाग्र पर छोड़ देना, उसे कहते हैं परागण। अब अपन को ये तो इसका तो काम कंप्लीट है, ये तो अपन छोड़ देंगे। पहले यहाँ पे मादा युग्मोद्भिद भ्रूण कोष तो बनाए, है ना। इसके अंदर भ्रूण कोष बनेगा बीजांड काय के अंदर। जैसे अपन ने जिम्नोस्पर्म के अंदर देखा कि बीजांड काय की ये कोशिका बड़ी हो जाती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और उससे 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें से 3 नष्ट हो जाएंगे, एक जो है वो आपका फंक्शनल रहता है। फिर उसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, भ्रूण कोष का निर्माण होता है। अब वो भ्रूण कोष होता कैसा है उसकी संरचना अपन देखेंगे, ठीक है। भ्रूण कोष कैसा होता है उसकी संरचना अपन देखेंगे, ठीक है। मिटा दो इसको, चल। अब वही बात है, सेम बात है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। बीजांड में बीजांड काय की एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है, जिसमें विभाजन से 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ये सेम लाइन आप लिख दो, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, 3 नष्ट हो जाते हैं तथा एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु में विभाजन से भ्रूण कोश एम्ब्रियो से भ्रूण कोश का निर्माण होता है, ठीक है। इससे भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो ये लाइन आपको लिखनी है, ये लाइन आपको लिखनी है। अब देख तो अपन इसकी संरचना देखते हैं कि भ्रूण कोश होता कैसा है। भ्रूण कोश की संरचना, भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सेक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो शेक, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक, ठीक है। यानी कि टोटल इसमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, टोटल ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज ये समझना है कि ये वाला साइड जो है ना, ये इसको कहते हैं निभागीय भाग, निभाग, ठीक है। और ये वाला साइड जो होता है उसको कहते हैं बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, ठीक है। निभाग और यहाँ पे बीजांड द्वार। अब ये ऊपर जो 3 कोशिका दिखाई दे रही है ना, इनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल। ये बीच में जो है ये है द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। और यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ 2 कोशिका दिखाई दे रही, ये वाली, इनको बोलते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। और ये जो है ये इसको बोलते हैं अंड कोशिका या एग सेल। समझ गए बात को। इस वाला साइड निभाग। तो सवाल पूछ ले प्रतिमुखी कोशिका किस तरफ स्थित होती है, निभागीय भाग की। सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल किस तरफ होती है, बीजांड द्वारीय तरफ, बीजांड द्वारीय भाग की तरफ स्थित होती है।
अंड कोशिका सिनर्जिड्स के ऊपर पाई जाती है, बीच में द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखो ये जो द्वितीय केंद्रक है ये क्या होता है, n+n होता है। अब यहाँ पे टोटल जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो कितने हो जाएंगे, गिनो देखो, टोटल न्यूक्लियस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें 8 तो क्या हो जाएंगे, केंद्रक हो जाएंगे, भ्रूण कोश। कोशिका, सर कोशिका भी 8 ना, कोशिका कितनी है, 3 और 3 6 और 1 7, ये पूरी एक ही कोशिका है, द्वितीय केंद्रक पूरी एक ही कोशिका है, तो यहाँ पे 7 तो कोशिका होती है और 8 केंद्रक होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, भ्रूण कोश में 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है, 7 कोशिका और 8 केंद्रक यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए, आगे बढ़े। चल अब अपन क्या देखेंगे भाई, अब अपन ये देखेंगे, इसको बिठा दो। चल इतना तक समझ आ गया तो फिर आगे तो कुछ ही नहीं। अब देखो, अब क्या होगा, अब होगा परागण। भाई ये तो अपन को समझ में आ गया कि ये जैसे कि अपना ये है अंडाशय और इसके अंदर ये बन गया अपना भ्रूण कोश, इसके अंदर ये क्या बन गया, अपना भ्रूण कोश बन गया, 3 कोशिका इधर, 2 कोशिका बीच में और 1 कोशिका, तो ये क्या है, इसमें भ्रूण कोश बन गया। अब देखो, अब शुरुआत में क्या होगा, परागण। परागण, परागण क्या होता है, परागण किसे कहते हैं, परागकणों का, परागकणों का वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना, वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना, इसे बोलते हैं परागण। परागण क्या होता है, जो परागकण है, जो पोलन ग्रेन्स है, उनका आकर के यहाँ पे पड़ना, इसे बोलते हैं परागण। मान लो ये पोलन ग्रेन है, इन पोलन ग्रेन का चाहे कैसे भी किसी भी माध्यम से यहाँ से उठ करके यहाँ पे पड़ना, ये प्रोसेस परागण कहलाता है। परागकणों का वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना, इसको कहते हैं परागण। अब ये परागण कैसे भी हो सकता है, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा, XYZ, लेकिन एंजियोस्पर्म में 82% परागण किसमें, एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में 82% परागण कीटों द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। ये एंजियोस्पर्म के अंदर खास बात है, इसमें 82% तक परागण की प्रक्रिया कीटों के द्वारा संपादित होती है। अब परागण हो गया, परागण हो गया, परागण क्या हुआ भाई, कि परागण को लाकर के यहाँ पे टेक दिया, तो ये हो गया परागण। ठीक है, अब क्या होगा, ये परागकण जो है ना, ये परागकण वृत्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। अंकुरित होते का मतलब क्या है भाई, जैसे कि आपने कभी मूंग भिगोए होंगे, है ना, मूंग चना जो भी भिगोए, तो उसके अंदर ऐसे कुछ संरचना निकलती है सफेद सफेद, तो ये अंकुरित हो गया। वैसे ही ये परागकण भी अंकुरित हो जाता है, यानी कि उसमें से एक नली निकल जाती है ऐसे, है ना, तो अंकुरित होते हैं, जिससे पराग नलिका निकलती है, जिससे पराग नलिका निकलती है। ये बात समझ गए, पराग नलिका निकलती, ये पराग नलिका वृत्तिका में से होते हुए, ये वाला पार्ट क्या है, वृत्तिका, वृत्तिकाग्र, फिर ये वृत्तिका, वृत्तिका में से होते हुए अंडाशय में, वह उसके बाद बीजांड में प्रवेश करती है, उसके बाद
बीजांड में प्रवेश कर जाती है तथा वहां पर दो अगुणित नर युग्मक, दो अगुणित स्तंभ छोड़ दे। समझ आई कि बात नहीं आई? बताओ भाई, मैंने कहा यहाँ पे परागण आ गया। अब परागण क्या करेगा? मान लो ये परागण, परागण जो है यहाँ से एक जो है वो नली का निर्माण करेगा। ये नली यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से वृत्तिका को क्रॉस किया, वृत्तिका को क्रॉस करने के बाद अंडाशय को किया, अंडाशय के बाद में ये इसके अंदर बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाएगी और बीजांड के अंदर जाकर के ये दो जो है वो अगुणित स्पर्म इसके अंदर छोड़ देती, दो अगुणित स्पर्म क्या करेगी? इसके अंदर छोड़ देगी। समझ गए मेरी बात को? दो अगुणित स्पर्म इसने इसके अंदर छोड़ दिया। अब क्या करेगा? उसमें से एक जो स्पर्म है ना, एक स्पर्म वो तो मिलेगा इस द्वितीय केंद्र के साथ। इसको थोड़ा अब ये मैं मिटा दूं, है ना, क्योंकि इसकी अभी जरूरत है नहीं। एक जो स्पर्म है वो तो मिलेगा इसमें एग सेल के साथ, यानी अंड कोशिका के साथ, और एक स्पर्म जो है वो किसके साथ मिलेगा? वो मिलेगा द्वितीय केंद्र के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, द्वितीय केंद्र के साथ। तो जो एक स्पर्म ये तो अगुणित होता है और एक सेल भी क्या है? अगुणित है। तो इससे द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होगा, यानी कि युग्मनज बनेगा। इससे क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा जो कि द्विगुणित होगा, और युग्मनज से आगे जाकर के भ्रूण बनेगा। समझ गए बात को? अब ये जो एक स्पर्म ये तो अगुणित है और द्वितीय केंद्र ये n+n2n है, तो यहां से यहाँ पे बनेगा पेन, PEN, और ये होता है त्रिगुणित, और ये PEN आगे जाकर के भ्रूण कोश का निर्माण करता है। ये तो क्या था? भ्रूण कोश था। अभी जो अपन पढ़ रहे थे वो तो भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक था। ये है भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण कोश क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, तो अब भ्रूण किससे बना? एक स्पर्म, यहां मैंने कहा ना दो स्पर्म यहाँ पे छोड़ दिया, एक स्पर्म जाएगा एक सेल के पास, उससे फ्यूज होगा। भाई भ्रूण कोश की संरचना में एक सेल थी, एक द्वितीय केंद्रक था, एक स्पर्म जाएगा एक सेल के पास और फ्यूज हो जाएगा, द्विगुणित संरचना बनेगी जिसको युग्मनज जाइगोट कहेंगे, और जाइगोट से भ्रूण बन जाएगा। एक स्पर्म जाएगा द्वितीय केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास और वहां से त्रिगुणित संरचना बनेगी जिसको पेन कहते हैं, और पेन आगे जाकर के भ्रूण कोश में स्थानांतरित होता है। भ्रूण कोश जो है वो आपको भ्रूण को पोषण देता है। समझ गए मेरी बात को? तो ये चीज आपको समझना है, ये चीज आपको समझना है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है ना इसको क्या कहते हैं? त्रिक संलयन। ये जो हुआ ये इसको बोलते हैं त्रिक संलयन, और इसको बोलते हैं सिनगेमी। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को मिला करके क्या बोलते हैं? द्विनिषेचन। द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। ये एंजियोस्पर्म का अभीष्ट लक्षण है। अभीष्ट लक्षण का मतलब समझते हो? ये केवल और केवल ऐसा एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, बाकी किसी में नहीं। समझ गए बात को? ये पूरा प्रोसेस समझे कि नहीं समझे बताओ मुझे। अगर नहीं समझे हो तो मैं फिर से समझाऊं, है आसान, फिर से समझो। चलो ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा? सबसे पहले स्पर्म, सबसे पहले परागकण वृत्तिकाग्र पर आकर के गिरे। वृत्तिकाग्र पर आए कैसे? परागण के द्वारा, यानी कि परागकणों का वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। और एंजियोस्पर्म में 82% परागण कीटों के द्वारा होता है। मान लो कीटों ने ला करके परागकण वृत्तिकाग्र पर डाल दिए। अब जैसे ही वो परागकण वृत्तिकाग्र पर गिरे उनके अंदर अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं, और उस परागकण से पराग नलिका निकलती है। अंकुरित होने से पराग नलिका निकलती है, वो पराग नलिका अंदर की तरफ वृद्धि करती है। चूंकि परागकण वृत्तिकाग्र पर पड़े तो अंदर की तरफ वर्तिका है, फिर वर्तिका के नीचे अंडाशय है, अंडाशय में बीजांड है।
तो वो क्या करेगी, वृत्तिका जो है उसके अंदर अंदर परागनलिका वृद्धि करेगी और अंडाशय को विभेदित करेगी, अंडाशय को भेदेगी, उसके अंदर घुसेगी। फिर अंडाशय के अंदर बीजांड है, बीजांड को भेदेगी और उसके अंदर घुसेगी। तो बीजांड के अंदर तो क्या है, अपना भ्रूण कोश है। वहां पे इसने क्या किए, 2 स्पर्म डाल दिए। वहां पे क्या कर दिए, 2 स्पर्म डाल दिए। ये दोनों स्पर्म अगुणित थी। अब यहाँ पे जो 2 स्पर्म डाले, भ्रूण कोश की संरचना हमने देखी, उसमें तो ऊपर की तरफ जो है वो 3 प्रतिमुखी कोशिका, फिर बीच में द्वितीय केंद्रक, फिर नीचे सिनर्जिड्स और उसके ऊपर एग सेल। ये भ्रूण कोश था। अब ये जो 2 अगुणित केंद्रक डाले, उसमें से एक केंद्रक जो है, सॉरी स्पर्म डाले, एक स्पर्म तो मिलेगा एग सेल के साथ, यानी कि अंड कोशिका के साथ। अंड कोशिका कितनी थी, अगुणित थी, एन थी, और एन स्पर्म मिल गया तो 2n संरचना बनेगी। उसको अपन कह देंगे जाइगोट या युग्मनज। ठीक है, और युग्मनज आगे जाकर के भ्रूण का निर्माण करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इसको सिनगेमी कहते हैं, है ना। स्पर्म एक जो है वो एक सेल के साथ जुड़ता है, 2n संरचना बनती है, इसको सिनगेमी कहते हैं। फिर एक स्पर्म और बचा, 2 स्पर्म आए थे, तो दूसरा स्पर्म जो है वो द्वितीय केंद्र के साथ मिलेगा। ये ऑलरेडी n+n है और ये n आ गया, तो यहाँ पे त्रिगुणित संरचना बनती है जिसको पेन कहते हैं, और ये आगे जाकर के भ्रूण पोष का निर्माण करता है। ये भ्रूण पोष भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। भ्रूण को जीवित रहना है, जीवित रहने के लिए खाना चाहिए, खाना कौन उपलब्ध करवाता है, भ्रूण पोष। और ये जो है त्रिगुणित, इसको बोलते हैं त्रिक संलयन। ये सिनगेमी, ये त्रिक संलयन, और ये कंप्लीट प्रोसेस, यानी कि सिनगेमी और त्रिक संलयन दोनों को मिला दूं, सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। समझ गए। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन है, ये एंजियोस्पर्म का एकमात्र लक्षण है, या विशेष तौर पे आपको याद रखना है, ये एंजियोस्पर्म का एकमात्र लक्षण है। रख लो याद, ठीक है। तो ये चीजें मुझे आज आपको समझानी थी, और इसके साथ ये चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, इसके बाद आप रिवाइज कर लेना इसको। टेस्ट आप दे सकते हैं। अभी हालांकि इस चैप्टर तक नहीं पहुंचा मैं, टेस्ट चल रहे हैं शायद बायोटेक्नोलॉजी तक, पता नहीं, याद नहीं मुझे। टेस्ट जो है वो आपके लगातार माजिद से एजुकेशन एप्लीकेशन पे मैं करवा दूंगा। जिसको ज्वाइन करना है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अपन या तो मोर्फोलॉजी या एनाटॉमी, लगभग एनाटॉमी अपन पढ़ेंगे, उत्तक तंत्र द्वितीय। ठीक है, तो ये प्लांट किंगडम समाप्त, आपका भी समाप्त हो जाना चाहिए। समाप्त होने का मतलब आपको याद होना चाहिए। कर लोगे?